आज हमारे साथ मेहमान हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश के आगामी जो राजनीतिक परिदृश्य हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और प्रधानमंत्री अगर उनको बनना है तो क्यों बनना है। आडवाणी जी, तमाम दल हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन आपको प्रधानमंत्री जनता क्यों बनाए? पिछले 10 सालों में 11 सालों में देश की जनता ने 2 सरकारों को देखा है। दोनों गठबंधन की सरकारें रही हैं। एक 6 साल चली और दूसरी 5 साल चली। एक के नेता वाजपेयी जी थे और दूसरे के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। मैं समझता हूं कि जनता को दोनों सरकारों को देखने का, अनुभव करने का, उसके कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का ऐसा अवसर मिला है कि जिसके आधार पर वे एक सही निर्णय कर सकते हैं। आडवाणी जी, कल आपका मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो में तमाम तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो, मैंने तो पिछले 10 साल में बीजेपी का ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देखा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हैं। मसलन अभी आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी के बारे में उसमें कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि मैनिफेस्टो जो हमने कल प्रसारित किया है वह तो भविष्य के बारे में है, लेकिन 6 साल जो हमारा शासन रहा वह ज़्यादा उत्तम प्रमाण है कि हम शासन अच्छा कितना कर सकते हैं। पिछले इन 5 सालों में सरकार ने आरंभ किया ये कह करके कि एनडीए सरकार ने खास आदमी की चिंता की, आम आदमी की चिंता नहीं की, और यूपीए सरकार आम आदमी की चिंता करेगी। मेरी नज़रों में आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी जो जीवन की रोज़ की आवश्यकताएं हैं, उनकी कीमतें क्या हैं, उसमें महंगाई कितनी मात्रा में थमी रही। और मैं मानता हूं कि अगर आज की सरकार ने कोई रिकॉर्ड तोड़े हैं तो या तो महंगाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़े हैं, या फिर आतंकवाद के शिकार कितने लोग हुए इन 5 सालों में, इस मामले में रिकॉर्ड तोड़े हैं। और उसी संदर्भ में कहूँगा कि आतंकवाद की घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में, रोकने में विफलता के मामले में भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। और फिर और एक अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो है कि किसानों की आत्महत्याओं के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो कुल मिलाकर के मैं मानता हूँ कि आम आदमी का जो जिक्र किया उसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई आपका। और इसके विपरीत हमारे 6 सालों में यद्यपि बहुत कठिनाइयाँ आई, कारगिल का युद्ध हुआ, हमने पोखरण का बम विस्फोट किया, उसके कारण अमेरिका ने नाराज होकर के और आर्थिक नाकेबंदी की। फिर बाकी तेल की, डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ती गई, लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी आर्थिक व्यवस्था का
व्यवस्थापन प्रबंधन ऐसा था कि जिसके कारण महंगाई नहीं बढ़ने दी। उसके कारण और निश्चित रूप से आतंकवाद का मुकाबला भी इस सफलता से किया कि या तो जितने लोग आतंकवादी आते थे मारे जाते थे या बाद में पकड़े जाते थे, और कुल मिलाकर के जिस पाकिस्तान के नेता जनरल मुशर्रफ ने आगरा में आकर के दावा किया कि आतंकवाद नाम की चीज़ कोई है ही नहीं भारत में, जो कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर का आज़ादी का जंग हो रहा है, उसी को मजबूर किया सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ बयान देने के लिए कि मैं वचन देता हूँ कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार का आतंकवाद भारत के खिलाफ नहीं होगा। ये सारी उपलब्धियां हैं। गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांप्रदायिकता के इस माहौल में आतंकवाद को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत मुश्किल है। चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते सबके सामने कहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बोले वो सही है? सांप्रदायिकता तो इस देश ने 1947 से लगातार देखी है। आतंकवाद तो अभी 4-5 साल से नहीं, 15 साल से 20 साल से देखा है। उसको अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिकता से जोड़ता है तो वो एक प्रकार से पाकिस्तान को मुक्त करता है, बरी करता है, और ये गलती लगातार ये सरकार करती रही है। एक स्टेज पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अगर आतंकवाद के शिकार हैं तो इसको भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, और इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि हम और पाकिस्तान दोनों मिल करके आतंकवाद का सामना करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अव्यावहारिक और तर्कहीन कोई बात की जा सकती है। सत्ता में आने पर अभी जो विश्व आर्थिक मंदी है, इसमें काफ़ी युवक जो है बेकार हो रहे हैं, लगातार करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। क्या कोई रोड मैप आपने दिमाग में सोचा है इस बारे में? स्वयं शासन ने माना है कि आज जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, यह संकट और बढ़ेगा, और मैं इनकार नहीं करता हूं कि स्थिति ऐसी है कि वास्तव में ये संकट बढ़ सकता है, और इस संकट का सामना करने के लिए जो चीज़ हमने बिना संकट के हमने अपनाई थी कि इस देश में जितनी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएं, उस पर पूंजी निवेश करें, सड़कों के निर्माण में, बिजली के विस्तार में, पानी के निर्माण में, जितनी मात्रा में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेंगे और उस पर खर्चा करेंगे, उतनी मात्रा में देश को लाभ होगा और यह मंदी की समस्या भी हल होगी। दूसरा कोई हल है नहीं। अभी हमारे पास पाबंदी है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद से फिर हम बात करेंगे, आडवाणी से पूछेंगे आगे उनका क्या रोड मैप प्लान है, उसके अलावा संगठन के बारे में क्या सोचते हैं और संगठन को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे।